एक बच्चा 2023 में वीआईटी वेलोर, दूसरी बिटिया रचना लांबा 2025 में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, और अभी कतार में 2 और हैं। मेरे लिए कंफ्यूजन था ही नहीं क्योंकि मेरे टीचर्स थे गाइड करने के लिए। आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्या आपके जहन में टारगेट है? मुझे जैसा सपोर्ट सीकर के अंदर सीएलसी के अंदर मिला या फिर कहीं भी देखे तो वैसा और कहीं नहीं मिल पाता। में अलग ही लीडरशिप क्वालिटीज है, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको लीड कर, चैलेंजेस के अंदर ही हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना और आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। नमस्कार, जय सीएलसी। मैं सुनील सोरान सीएलसी सीकर से आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक परिवार की आपसे मुलाकात करवाने के लिए। झुंझुनू शहर और वहाँ का एक छोटा कस्बा कहूँ लांबा गोठड़ा। लांबा गोठड़ा का एक परिवार जिसका विश्वास इस सीएलसी संस्था पे सन 2021 से, कहने का मतलब पिछले 5 वर्षों से निरंतर रूप से ये विश्वास चला आ रहा है। विश्वास जीत में फलीभूत होता आ रहा है, बदलता आ रहा है, और जो एक सपना ये परिवार सीएलसी के साथ में अपने जहन में संजो कर आया था, उस सपने को हर वर्ष अपने एक बच्चे के साथ में ये उस मुकाम तक पहुंचाते भी आ रहे हैं। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं। लांबा गोठड़ा का एक परिवार हमारे साथ है। किस प्रकार इनकी ये जर्नी यहाँ सीएलसी के साथ में चालू हुई, क्या वो चीज़ थी जिसको लेकर ये सीएलसी के दरवाजे तक पहुँचे, और उस दरवाजे से जब ये बच्चे निकल कर अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचते हैं तो वो विश्वास किस प्रकार अपनी गूंज को चहुं दिशाओं में फैला देता है। आइए इन्हीं की जुबानी आज हम सुनते हैं। जी, सबसे पहले बच्चों की मदर हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही हम बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आप यहाँ सीएलसी आए। हाँ। आपने अभी एक बात कही, जय सीएलसी। हाँ। ये एक हमारी पहचान है सीएलसी की। यहाँ का पेरेंट्स भी जो है वो जय सीएलसी सबसे पहले ही बोलता है। हाँ। आपको सीएलसी के बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब से। हाँ। अच्छा, मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे सीकर शहर में जो कदम रखा आपने, हाँ, बच्चों की सक्सेस के लिए, हाँ, वो कौन सी साल थी? 2021 में। हाँ। तो आप यहाँ पे किस बच्चे की प्रिपरेशन के लिए आए थे? दीपक लांबा के लिए। वो आपका बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा। ठीक है, दीपक लांबा के लिए। हाँ। बच्चे ने 10th वहाँ झुंझुनू से किया होगा। हाँ। लांबा गोठड़ा से जैसे भी। हाँ। और 10th के बाद में वो बच्चा सीकर आया। हाँ। आपने 11th फाउंडेशन चुना। हाँ। तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि फाउंडेशन बच्चा करेगा, 11वीं 12वीं में परसेंटेज डाउन होने के चांसेस है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर आपने सीएलसी ही चुना। हाँ। जैसे सीकर में आपने नो डाउट यूट्यूब देखे होंगे। हाँ। यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारी देखी होंगी। फिर सीएलसी चुनने के पीछे क्या कारण रहा? सीएलसी इसके पापा को बहुत बढ़िया लगी और उन्होंने ही सीएलसी में बच्चों को डाला और उनको बढ़िया लगा तो मैं साथ आ गई और उनके साथ बच्चों के साथ रही। और सीएलसी बहुत बढ़िया है। तो सुरेंद्र जी जो हमारी बिटिया के फादर भी हैं, उनकी राय से मतलब ये बात सच है कि अपने जिगर के टुकड़े को कहीं छोड़ना है तो 4 जगह चीज़ें देखनी भी चाहिए। हाँ। देखने के बाद उसे चुनना चाहिए जो परफेक्टली आपकी नज़रों में बेस्ट है। नहीं, पहली बार सीएलसी नहीं देखी और सीएलसी में। अच्छा, पहली बार आप सीएलसी आए, पहली बार में ही सीएलसी चुना। हाँ। इतनी पसंद आ गई आपको। हाँ। ठीक है, तो दीपक के एडमिशन के लिए आप यहाँ पे आए। हाँ। दीपक का सिलेक्शन हुआ फिर 2023 में। 2023 में सिलेक्शन हुआ। हाँ। बच्चा दीपक लांबा की मैं बात बता दूं, 2023 में यहाँ से सेलेक्ट है। वीआईटी वेलोर। हाँ। में अभी अपनी बीटेक की डिग्री को बच्चा पूरी कर रहा है। और दीपक के साथ ये छोटे वाले जो नौनिहाल थे, ये भी साथ में आ गए। हाँ। तो इनकी पढ़ाई को लेकर फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा इनके लिए कि स्कूलिंग के लिए क्या चुने, फिर आपने क्या किया? केवीएम में डाल दिया और केवीएम में बच्चे पढ़े। सीएलसी की राजस्थान बोर्ड की स्कूल केवीएम, जो अपने आप में अपनी सफलता का लोहा मनवाया भी है इस स्कूल ने। एक मेरिटोरियस रिजल्ट वर्ष दर वर्ष देके ये अपनी सफलता को चहुं दिशाओं में पहुंचाया भी है इस इंस्टीट्यूट ने। और जैसा अभी मैम कह रहे थे कि हमने केवीएम को चुना। हाँ। तो केवीएम में जब रचना को आपने डाला था उस समय कौन सी क्लास में थी? 9th में आ गई थी। हाँ। तो केवीएम की जो पढ़ाई थी रचना की, वो कैसी रही वहां से? बहुत बढ़िया।
अच्छा, मतलब आप संतुष्ट थे वहाँ की पढ़ाई से। हाँ। एक स्कूलिंग लेवल पे जो स्टडी होती है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कितने केवीएम बहुत बढ़िया है पढ़ाने के लिए, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं पढ़ाई के ऊपर। और बच्ची मेरी केवीएम में बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा किया इसने। बहुत अच्छा किया। अच्छा, 10th का रिजल्ट क्या रहा बेटी का केवीएम से? 90 पहले तो 97 था, फिर 97 इम्प्रूवमेंट लगाया तो 98 हो गया था मेरे से। 98% हो गए थे। तो क्यों ना मैं अपने अगले कोहिनूर की तरफ आपको लिए चलता हूं। आज हमारे साथ मौजूद भी है रचना लांबा। वर्ष 2025 में सीएलसी से ही एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में आपका सिलेक्शन हुआ है। और जिस विश्वास की मैं बात कर रहा था ना, उस विश्वास को बता दूं, झुंझुनू का लांबा गोठड़ा का ये परिवार, जिनका एक बच्चा 2023 में वीआईटी वेलोर, दूसरी बिटिया रचना लांबा 2025 में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, और अभी कतार में 2 और हैं। निश्चित रूप से वो दोनों भी इसी मुकाम तक किसी अच्छी आईआईटी एनआईटी में वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटली स्कोर चल रहा है वो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि अच्छी आईआईटी वो निश्चित रूप से यहाँ से लेकर जाएंगे। तो रचना से हम बात करते हैं। बेटा जी, आप दीपक के साथ यहाँ पहुँचे, है ना? फिर स्कूलिंग आपने यहाँ से किया, तो उसके बाद 10th के बाद आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी कि मेरे को मेडिकल स्ट्रीम जाना चाहिए या जेई स्ट्रीम आईआईटी के लिए जाना चाहिए। तो वो जो एक डिफ्रेंशिएशन होता है ना दिमाग में, एक द्वंद्व पैदा होता है, उस द्वंद्व को कैसे क्लियर किया आपने? मैंने जब 10th कंप्लीट किया था तो एक तो बाजिया सर का हमारा बहुत गाइडेंस था, तो क्या बात है। उन्होंने हमको फिर मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होते ही और फिर बॉस से बात करवाया था। और मुझे ना स्टार्टिंग से मेरे भाई ने भी मैथ्स में जेई स्ट्रीम लिया था, तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे इंजीनियरिंग साइड में जाना है, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे उसके अंदर आपको बहुत लीडरशिप करने का या फिर बिजनेस, मेरे को स्टार्टअप लाइन के अंदर जाना था हमेशा से। तो उसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप जब भी 11th के अंदर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको जेई या नीट लेना है, Okay. तो आप फ्यूचर विजन कि आपको कौन सा कैसा आप अपना फ्यूचर देखते हैं, आप क्या अपने आप को इमेजिन करते हैं, तो उस हिसाब से आप सोच के ले सकते हैं। तो मेरे लिए कन्फ्यूजन था ही नहीं, क्योंकि मेरे टीचर्स थे गाइड करने के लिए। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने उनको बताया कि मेरे को इस स्ट्रीम के अंदर जाना है, तो उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया। बेटी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से एक 10th किए हुए बच्चे के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता ही आता है कि कौन सी स्ट्रीम में मेरे को जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्या आपके जहन में टारगेट है? उस टारगेट को देखते हुए फिर आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम चुनना चाहिए। यस सर। फिर चलो ठीक है, सब्जेक्ट चुन लिया। सब्जेक्ट चुनने के बाद में फिर सीएलसी को ही चुनना, तो ये कैसे क्लियर हो पाया? तो मैं 9th to 10th के अंदर तो केवीएम के अंदर ही थी, तो मैंने सीकर को और सीएलसी को बहुत अच्छे से देखा है पास से, और मेरा भाई भी सीएलसी के अंदर ही पढ़ता था। तो समय के साथ मैंने देखा है कि सीएलसी किस तरीके से सिस्टम से काम करती है और वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। मुझे जैसा सपोर्ट सीकर के अंदर सीएलसी के अंदर मिला या फिर कहीं भी देखे तो वैसा और कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि टीचर्स ने ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था पूरा, जिससे मतलब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो आराम से खुल के अपनी प्रॉब्लम टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते थे, ना तो सिर्फ बॉस के साथ, सुनील सर के साथ, जो आपको जो टीचर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ एकदम अच्छे से आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कैंप का सिस्टम है इधर, तो वो बहुत मदद करता है। और मेरा तो सपना ही इस तरीके से था। तो लीडर के हिसाब से देखें तो बॉस हैं जैसे बाजिया सर हैं, आप हैं, तो आप इनसे अच्छा तो मतलब कोई एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता अगर आप लीडरशिप के अंदर देखें तो ये कहीं ना कहीं नो डाउट बॉस का मोटिवेशन कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े करता है, ना केवल स्टाफ के बल्कि ये तैयारी करने वाले बच्चों के भी। तो अभी आपने यहाँ पे प्रिपरेशन की जैसे, और फिर 11th 12th फाउंडेशन भी यहाँ से किया, तो यहाँ के जो शेड्यूल वगैरह है तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सबसे बेस्ट लगा आपको यहाँ पे? तो मैंने सबसे पहले जब यहाँ फाउंडेशन ज्वाइन किया था तो हमारा एक प्रॉपर जो साहिल सर ने जो क्यूरेट करके हमको स्केड्यूल दिया था पूरा जेई का, जो थ्रू आउट हमारा पूरा 11th और 12th के जेई के जर्नी के अनुसार किस तरीके से हम कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी उस हिसाब को मध्यम ऐसा नज़र में रख के हमारे लिए वो पूरा एक स्केड्यूल तैयार किया गया था। फिर उसके साथ हमारा क्लास में जो एक आइडियल कैपेसिटी थी बच्चों की, फिर हमारे जो टीचर्स थे वो भी IITs से
एक्सपीरियंस जो टीचर थे जिन्होंने खुद टॉप रैंकर्स को पढ़ाया है जेई के अंदर, तो हमारा उन पे इतना भरोसा था। और जैसे हमको कोई भी प्रॉब्लम आती थी, जब हम भी कोई भी टेस्ट के अंदर, जैसे अगर आप कोई भी जेई के अंदर एक टफ कंपटीशन, इंडिया का शायद टफेस्ट, इंडिया का क्या वर्ल्ड का ही टफेस्ट एग्जाम होगा, तो आपको बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आता है। बट हमारे पास डाउट काउंटर्स था या फिर हमारे पास कैंप थे जहाँ पर हम खुद से जाके सेल्फ स्टडी कर सकते थे। कोई भी डाउट आता तो हम कभी सर से जाके कांटेक्ट कर सकते थे कि मुझे ये डाउट है, तो आप वो क्लियर करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट उधर। और हमारा कोई भी एग्जाम होता था तो उसके बाद उसका पेपर का डिस्कशन हुआ करता था प्रॉपर मंडे ट्यूसडे को, ताकि बच्चे खुद से एक बार सोल्व करके आए और उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको समझ सके सर से, ताकि आगे एग्जाम के टाइम पे हमें वो दिक्कत ना आए। तो हमको वो पूरा सिस्टम प्रोवाइड किया गया था एक। ये इतनी बातें वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सिस्टम को जिया है, और निश्चित रूप से हमारी इस बेटी ने इस सिस्टम को जिया है। मेरे जहन में अगला सवाल है जो मतलब अभी क्यूरियोसिटी के रूप में आ रहा है। 12th के साथ 96 परसेंटाइल, कॉलेज वहाँ भी आपको मिल रहा था काउंसलिंग में, है ना? यस सर। आपने 12th के साथ वाला कॉलेज छोड़ के फिर वापस सीएलसी पे विश्वास किया, टारगेट में एडमिशन लिया, और उसके बाद में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश आपका अचीवमेंट रहा 2025 का। तो इसके पीछे क्या कारण आप बताएंगे कि 12th के साथ कॉलेज मिलने के बाद वापस छोड़ना, उसके बाद में जो अचीवमेंट मिला वो पहले से बेहतर मिलना, इसके बारे में उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो 12th के साथ इस प्रकार के मार्जिन पे रहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो 12th के उनके अच्छा स्कोर आने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपना 100% नहीं दे पाए। तो मेरे साथ भी 12th के अंदर ऐसा था कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपना 100% दे नहीं पाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से सिस्टम पे भरोसा करूं। मैंने सर से बात किया और उन्होंने मुझे बोला कि अगर मतलब ऐसा है कि आप अगले बार हम निश्चित नहीं होते कि हम कैसा करेंगे, पर हमको इतना पता होता है कि हमारा मन में होता है कि हम एक बार वापस एक बार अपनी हिम्मत लगा के वापस करें, क्योंकि बाकी सब रिजल्ट वगैरह तो मायने तो रखता है, बट उससे ज़्यादा रखता है कि आपने साथ जर्नी के अंदर क्या सीखा है। तो वो जो सीख है 1 साल की, वो मेरे साथ हमेशा रहेगी, जो अब भी मेरे कॉलेज में बहुत काम आता है। तो ऐसा है कि सीएलसी के अंदर सिर्फ ऐसा रिजल्ट तक जर्नी नहीं रहती, वो थ्रू आउट आपकी लाइफ आपको ऐसा लेसन सिखा देती है जो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आता है। तो अभी जो मैंने सीखा है वो मुझे उधर बहुत काम आता है, और उधर भी बहुत बच्चे हैं जो सीएलसी से है, तो हमारी बातचीत होती रहती है। और हम सब ऐसा है कि उन सब में अलग ही लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको लीड करते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर मेन यही होता है कि आप कैसा कौन सा प्रोजेक्ट लीड कर पा रहे हैं। तो वो सब उस 1 साल की जो जर्नी है जो मैंने 12th के बाद की थी, उसकी वजह से मुझे हिम्मत मिली है कि मैं रिस्क ले सकती हूँ, वापस खुद पे भरोसा कर सकती हूँ। इसीलिए तो कहा ना, सीएलसी केवल परिणाम देने का ही नाम नहीं है, रिजल्ट देने का ही नाम नहीं है, बच्चे को जिंदगी जीना भी यहाँ सिखाया जाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी उस बच्चे के अंदर डेवलप की जाए, वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। देश के वेस्टर्न कॉर्नर से आप फ्लाइट करके पहुंच गए हैं ईस्टर्न कॉर्नर पे, अरुणाचल प्रदेश। यस सर। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एनवायरनमेंट कैसा है, और जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ जाके? एक रेगिस्तान से वहाँ तक पहुँचना कैसा सफ़र है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश तो एकदम विपरीत छोर पे है भारत के देखा जाए तो। और अरुणाचल प्रदेश मुझे बहुत ही पसंद है। क्या बात है? हाँ, वो जो रीज़न है उधर पोल्यूशन बहुत कम है, उधर इतना साफ इन्वायरमेंट है। उधर के बहुत सारी जनजातियाँ हैं, उधर ट्राइबल्स है काफ़ी सारे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज़ जो मैंने उधर बहुत सीखी है, उधर लोग अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस या फिर अपना ट्रेडिशन है उसको बहुत बढ़ावा देते हैं। कोई लोकल फेस्टिवल होता है जो धीरे धीरे देखा जाए तो इधर कम हो गया है अपने नॉर्थ इंडिया साइड के अंदर। हालांकि सीएलसी उसमें भी उसको जिंदा रखती है, क्योंकि सीएलसी के अंदर जो शाम को जो प्रेयर होती है, जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए असेंबली वगैरह होता है, तो वो सब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो वो चीज़ मैंने उधर से सीखा है कि आप कैसे अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। और उस पर लोग उसको इंग्लिश को बढ़ावा देते देते कहीं ना कहीं वो थोड़ा शर्म का आ जाता है अपने खुद का मातृभाषा में, बट वहाँ आपको ये सब सीखने को मिलता है कि अपने मातृभाषा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी रूट है, आपका मूल है। जैसे कोई पेड़ का जो मूल होता है ना, वैसे तो वो आपका बेस है, उससे हटना नहीं चाहिए। और मतलब मैं क्या कहूँ, इस बच्चे के भाव देखें आप, इस बच्चे के शब्द देखें आप, इस बच्चे ने अपनी बातों में इतना सारा एक्सपेंशन बता दिया है कि हाँ,
सोच निश्चित रूप से वाइड की जा सकती है। एक थ्रू आउट द नेशन टॉक आपने बताई है कि पूरे राष्ट्रभाषा के रूप में, खुद की स्थानीय भाषा के रूप में कैसे और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। पॉल्यूशन की बहुत अच्छी बात कही है। तो हमारे व्यूवर्स जो चैनल पे जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं, पॉल्यूशन को कम से कम रखा जाए। क्यों? सर। तो ये आपका एक संदेश भी हो गया। यस सर। ठीक है। तो NIT अरुणाचल प्रदेश, काफ़ी अच्छा माहौल आपको लगा। अब आगे जो दो आपसे छोटे वाले हैं उनके लिए आपने फिर से इसी स्ट्रीम को ही चुना है, तो परिवार का क्या एक फिक्स टारगेट है क्या कि इतने हमें इंजीनियर बनाने हैं? हाँ सर, वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी था और वो हम लोगों को भी देखे थे ना, तो उनको जर्नी समझाने और टीचर्स का भी गाइडेंस था, क्योंकि सब टीचर जानते हैं और उनका भी क्योंकि वो हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हमको देख के उनमें भी कहीं ना कहीं वो है कि हम इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे, उनका भी वही ड्रीम है। तो इसलिए वो अपनी ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो मैंने जितना इंजीनियरिंग मतलब एक्सप्लोर किया है, मैं तो काफ़ी संतुष्ट हूँ उस चीज़ से, और क्या मेरी बात। जेई की जर्नी से भी। तो मेरे को लगता है कि उनको भी काफ़ी सीखने को मिलेगा, गुड गुड। क्योंकि चैलेंजेस के अंदर ही हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा तो है। आप लोगों की ये जो सफलता है इसमें मम्मी का कितना बड़ा रोल है? मम्मी का ही है। अच्छा। मम्मी का तो सबसे, माँ का तो कोई स्थान ले ही नहीं सकता। हम क्या बात है। उधर भी हम हर समय यही बात करते हैं कि सबसे पहले सब बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की ही बात करते हैं। अभी भी मैंने बात की तो मातृभाषा की ही की थी। तो सब चीज़ें होती है वो मम्मी से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग होते ही नहीं यहाँ पर अगर मम्मी साथ नहीं होती तो, क्योंकि हम ऐसा होता था कि मोरल सपोर्ट के लिए एक तो टीचर्स भी हमारे लिए एकदम पेरेंट्स जैसे हैं हमारे, और एक फिर मम्मी जो घर पे है। जो मैं तो बहुत ही उदास होती थी पहले जब मेरा स्कोर कम आता था, तो मम्मी मेरे को बहुत समझाती थी। और अब भी मेरा जब भी एग्ज़ाम होता है तो मैं सबसे पहले मम्मी को कॉल करती हूँ एग्ज़ाम से पहले और बोलती हूँ कि मम्मी अब मेरा एग्ज़ाम है। तो मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं बोलती है कि क्योंकि वो सब मार्क्स लाना वो सब काफ़ी ज़रूरी है, पर मेरी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी मेरे को जानती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ एग्ज़ाम टाइम पे। तो मेरी मम्मी मेरे को एक्चुअली बोलती है कि है ना, तू ज़्यादा टेंशन मत लेना बेटा, बस तू अच्छे से खाना, तू अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, तू बस आराम से करना पेपर। क्योंकि उनको मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा है, बस उनको पता है कि कभी कभी हम स्ट्रेस के अंदर आके सब खराब कर देते हैं। बिल्कुल तो ठीक बात है। और यही चीज़ मेरे को यहाँ पर सीखने को मिला था। जो मेरे अभिभावक हैं, मेरे टीचर्स लोग हैं, मेरे गार्जियंस हैं, उन लोगों ने मेरे को अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना और आप कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जब भी आप एग्ज़ाम में कम्पीट करेंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ पर जो माइनर्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, वो देंगे तब। तो शब्दों में इमोशन है, मेरी मम्मी रचना ने कहा, और ये इमोशन ही एक्चुअल में परिवार बनाते हैं, और इसी का नाम CLC परिवार है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को। आपका विश्वास यूं ही बना रहे, और भगवान से कामना है हम इतने सक्षम बने कि आपके विश्वास को समय रहते परिपूर्ण भी कर पाएँ। जितना आपने टारगेट डिसाइड किया है उस समय पे उस टारगेट तक आपको पहुंचा पाएँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य की ढेरों सारी। ओके, तो इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय CLC। जय CLC।